गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपने जो चैप्टर कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर सबसे पहले कहें तो हमने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता होती है, क्यों उसको ज़रूरी है एक विश्व में, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको देखा। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जाना, उसकी स्थापना किस प्रकार हुई, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या अंग हैं, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसका अस्तित्व था और वो क्यों धराशायी हो गई या उसके अंदर क्या खामियां थी। तो आज हम जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी को लेकर। इसके रिगार्डिंग हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसीज़, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी क्या है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र की जो जितनी भी गतिविधियां हैं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, श्रमिकों के अधिकार हो, बच्चों के अधिकार हो, महिलाओं को लेकर हो, या फिर हमारी गरीबी के निवारण को लेकर हो, या फिर हमारे मानवाधिकार को लेकर हो। तो इनमें जो है इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के लिए बहुत सी एजेंसीज़ जो हैं और जो बहुत से जो कोष हैं वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है कुछ मेन एजेंसीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसीज़, इनके क्या वो हैं, आप एक बार देख लीजिए क्या क्या उनके कार्य हैं, मतलब क्या हैं ये विशिष्ट एजेंसीज़। पहली ये विशिष्ट एजेंसीज़ यानी स्पेशल एजेंसीज़ क्या है? ये स्वायत्त संगठन है, यानी ये स्वयं से कार्य करती है। हालांकि कोलैबोरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर ही कार्य करती है, लेकिन ये स्वायत्त है, ठीक है, यानी स्वतंत्र हैं। इनके कार्य बेसिकली होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर कार्य करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद जो अंतर सरकारी स्तर पर है उसके साथ मिलकर कार्य करती है। और इन एजेंसीज़ के बारे में जिक्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 57 से लेकर 57 और 63 में बताया गया है, ठीक है। इन एजेंसीज़ की क्या आवश्यकता है? इन एजेंसीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने अंगों की हमने बात करें उनको कार्य करने में मदद करते हैं, या फिर उनका जो बेसिकली कहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन मोटिव है उसको प्राप्त करने में ये एजेंसीज़ उनकी हेल्प करती है। ये गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आतंकवाद से रिलेटेड हो, मानवाधिकारों से रिलेटेड हो, या फिर आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, श्रमिकों का हो, बाल बच्चों को हो, इन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से या फिर पर्यावरण का कोई भी मुद्दा हो उसे निपटने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। गरीबी मिटाने में जो विकासशील और पिछड़े हुए देश हैं उनकी बहुत हेल्प करती हैं ये एजेंसीज। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। न्याय प्रदान करने में, यानी मानवाधिकार अगर कहीं नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, उसमें ये एजेंसीज जो है आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में, जागरूकता पैदा करने में। आज हम कौन कौन सी एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO, इसके अलावा ILO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यूनेस्को के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यूनेस्को, एक मिनट, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, E फॉर, एक मिनट, वेट, आई थिंक यूनेस्को में मैंने S लगा दिया। हाँ, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। हाँ जी, यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। E स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल, S स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक, C स्टैंड्स फॉर कल्चरल एंड O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, परस्पर संवाद और शांति की स्थापना करना, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। किसके बीच में? सदस्य राष्ट्रों के बीच में। ठीक है। यूनेस्को का गठन 1945 में होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। इसके प्रेजेंट के महानिदेशक जो है ऑन्ड्रे एजोले फ्रांस के जो हैं। ठीक है। और सदस्य देश इसके 193 हैं। ये यूनेस्को है जिसका मेन उद्देश्य वही शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके संविधान में ये स्पष्ट है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संवाद के माध्यम से राष्ट्र के जितने भी देश हैं उनके बीच सहयोग बढ़े और दुनिया में शांति स्थापित हो। ठीक है। जो 3 स्तर पर ये कार्य करता है बेसिकली। शिक्षा के क्षेत्र में ये चाहता है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों में यानी बड़े लोगों में भी शिक्षा को बढ़ावा मिले। साथ ही साथ जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। ठीक है। ये छात्रवृत्ति प्रदान करता है यानी स्कॉलरशिप प्रदान करता है शोधकर्ताओं के लिए। ठीक है। कई बार शिक्षा अनुदान यानी कुछ एजुकेशनल ग्रांट भी देता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक मेले आयोजित करता है। अगर सिर्फ एजुकेशन की बात की जाए कौन कौन से कार्य करता है? एजुकेशन, साइंस और कल्चरल क्षेत्र में तो एक कॉमन इसका उद्देश्य है, लेकिन एजुकेशन क्षेत्र में क्या करता है? बड़ों के साथ, छोटों के साथ साथ बड़ों की एजुकेशन को, ठीक है, स्कॉलरशिप कई सारी वो करता है ये कि दे शोधकर्ताओं के लिए, विद्वानों के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप की डिमांड करता है, उनको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। एजुकेशनल ग्रांट देता है। साथ साथ फेयर्स आयोजित करता है, बुक फेयर्स जिसको बोलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ये क्या करता है? ये भूविज्ञान, गणित, भौतिकी या फिर समुद्री विज्ञान जैसे बुनियादी अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। कई विकासशील देशों में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी योजनाओं को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है। ये वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजियन को या फिर टेक्नीशियंस को एक मंच पर लाने के लिए या फिर ऐसा सम्मेलन आयोजित करता है ताकि वो लोग आपस में आएँ और एक दूसरे के साथ बात करें। ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को भी प्रोत्साहित करता है ताकि लोग ये जान सके कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो समाज में हिंसा और संघर्ष को जन्म देती है। ठीक है। और जो मानवाधिकार और मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। ये इसका साइंटिफिक क्षेत्र में इसका योगदान है। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान है? ये सदस्य देशों को उनकी विरासत की संरक्षण में, कैसे कि उनके, जैसे हम कहते हैं ना, यूनेस्को ने इस बार जो है इन जगहों को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है ना। हर बार आता है, ये चुने जाते हैं। भारत में भी कई सांस्कृतिक धरोहर को, मतलब कई यूनेस्को ने भारत में भी कई ऐसी विरासतें हैं जिनको सांस्कृतिक धरोहर के अंदर रखा है। ठीक है। इवन हमारा ताजमहल भी सांस्कृतिक धरोहर के अंदर है। जयपुर के कई सारे किले, कई सारी झीलें हमारे सांस्कृतिक धरोहर के अंदर है। तो ये सदस्य देशों को उनकी विरासत के संरक्षण में, कि आप अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों की विरासत को किस प्रकार बचा सकते हैं। ठीक है। जो पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, मतलब जिनको, जैसे कुछ होते चित्रकारी वाली लिपि जिनको पढ़ना इजी नहीं होता, उनको अनुवाद को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। और सदस्य राष्ट्र को अपने ऐतिहासिक और कलात्मक स्मारकों को भली प्रकार उनकी रक्षा कर सके, ऐसे कुछ नियम कानून बनाता है। ठीक है। संस्कृति के आदान प्रदान के लिए क्या करता है? कलाकारों को और लेखकों को यात्रा के भत्ते भी देता है ताकि वो दूसरे देश जाकर वहाँ पे घूम सके। ठीक है। तो यूनेस्को क्या हो गया? हमेशा शिक्षा को परिष्कृत और पुनर्भाषित करने की कोशिश करता है। ये एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए शिक्षा की बात करता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज, जैसे मैंने अभी बताया कि सांस्कृतिक और भौतिक महत्व को ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है। और भारत में भी ऐसी विश्व की 38 विश्व धरोहर इसने घोषित की हुई है। ठीक है। तो पहला हमारा है यूनेस्को। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जिसका नाम है यूनिसेफ। नेक्स्ट हमारी एजेंसीज़ है यूनिसेफ। ठीक है। यूनिसेफ का गठन जो है 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसके प्रेजेंट के निर्देशक जो है हेनरिता है। इसके सदस्य राज्य हैं 190। ठीक है। और इसको 26 अक्टूबर 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। यूनिसेफ, पहले इसकी फुल फॉर्म की अगर चर्चा करें तो ये एक चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशन का। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन
इमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इमरजेंसी जैसे कि आपके इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इमरजेंसी का मतलब है कि आपातकाल स्थिति में बच्चों के लिए, क्योंकि ये चिल्ड्रन है, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये आपातकाल की स्थिति में या ज़रूरत की स्थिति में बच्चों के लिए एक निधि, एक धनराशि एकत्रित करता है। 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद है तुरंत जो है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक बुरी उनके साथ बीती, उनके साथ, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए जो 1946 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उन्होंने बच्चों और माताओं को राहत देने के लिए जो है उन देशों की मदद करी जिन देशों के पास अपने संसाधन नहीं थे कि वो बच्चों की ज़रूरतें पूरा कर सके, ठीक है। तो इसीलिए इसकी रचना की गई ताकि ये बच्चों को, उनकी माताओं को, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी टास्क होगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, ठीक है, चाहे बच्चों की जन्म दर को लेकर हो, बच्चों से रिलेटेड हिंसा हो, बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड हो, बच्चों के पोषण से रिलेटेड हो, बच्चों के पीने से, पोषण में जब खाना और पानी दोनों आएगा उससे रिलेटेड हो, उसमें ये कार्य करता है। तो ये कोशिश करता है कि विकासशील देशों के बच्चे और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता का सुधार हो, साथ ही साथ हर सदस्य देश के बच्चों को एक बेहतर जीवन मिल सके, हिंसा से वो बचे रहे, विभिन्न रोगों से मुक्ति मिले, उनका वैक्सीनेशन टाइम पे हो, ठीक है, उनको पर्याप्त पोषण वाला खाना मिले, अर्थात बच्चों को दूध, मांस, मछली ऐसा भोजन उपलब्ध हो। महिलाओं और गर्भवती महिलाओं का भी ये ध्यान रखता है, ठीक है। ये कोशिश करता है कि वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों और महिलाओं की तस्करी पर, जो ट्रैफिकिंग होता है उस पर रोक लगे, ठीक है, बच्चों को बाल अपराधों में जाने से रोकना, ठीक है, और साथ ही साथ जो कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जैसे आपदा कोई भी होगी, भूकंप होगी, कोई महामारी हो गई, ठीक है, या कोई युद्ध हो गया, उससे प्रभावित बच्चों को और महिलाओं को तत्काल हेल्प की जाए, ये यूनिसेफ का कार्य है। आगे हम चलते हैं अपने अगले संगठन की ओर, अपनी अगली एजेंसी की ओर, WHO। फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म, इनका जो कहते हैं हेडक्वार्टर, ये सबको याद करना है। तो इनकी फुल फॉर्म पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ठीक है। ये 7 अप्रैल 1948 में बना था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और फिलहाल इसके डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस एडानोम, इथियोपिया के हैं, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। तो 7 अप्रैल को आप याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके उद्देश्य है रोगों से लड़ना, विकास को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में विश्व के हर स्वास्थ्य संगठन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो इस चीज़ को माने और इसके ऊपर फोकस करे। अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, ठीक है, जो आपको कई सारे हॉस्पिटल्स में भी बाहर देखने को मिल जाएगा। तो इसका कार्य क्या है कि सारी कम्युनिकेबल डिजीज़, संचारी यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनकी रोकथाम पर और नियंत्रण पर हेल्प करें, ठीक है। जैव चिकित्सा अनुसंधानों के बारे में बात करें, ठीक है। अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करें, पूरे वर्ल्ड में व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करें। अगर कोई महामारी का जन्म हुआ है, फॉर एग्जांपल कोरोना आ गया है, ठीक है, उसके उन्मूलन के लिए कार्य करें, चाहे उसकी वैक्सीन बनाना हो, चाहे नई गाइडलाइंस प्रोवाइड करना हो, किस प्रकार का बिहेवियर उस टाइम से हम लोग की कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, तो ये सब गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं जो WHO की होती है, ठीक है। पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देता है, ठीक है। नॉर्मल बाकी सारे देशों से सामान्य जानकारी और आंकड़े भी इकट्ठे करता है। यानी बेसिकली क्या है, ये दुनिया भर में लोगों को रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। ये कोशिश करता है कि खाने पीने के पदार्थों में या औषधियों के उत्पादों के संबंध में एक स्टैंडर्ड लेकर आए। यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैगी में ये निकला है, वो निकला है, या फिर कोई और अन्य खाने का प्रोडक्ट है, तो ये कोशिश करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक मानदंड, एक स्टैंडर्ड तैयार करता है कि कोई भी खाने पीने की वस्तु को अगर किसी के द्वारा भी चेक करना है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ये मानदंड तो होना चाहिए। और हर देश में
खाने पीने की चीज़ों को या फिर मेडिसिन्स को एक स्टैंडर्ड पर नापने के लिए अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं जो इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न देशों को स्वास्थ्य की बुनियादी विकास के लिए, अगर किसी देश में हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स की या फिर मेडिकल स्टाफ की या मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, उस चीज़ में भी ये सहायता और टेक्नोलॉजी की सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य मुद्दों पर शिखर सम्मेलन भी आयोजित करता है। ठीक है, तो ये WHO का कार्य है। नेक्स्ट हमारा है ILO। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराना एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1919 में। ये जब हमने बोला लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है ना, तभी ये उसी की वक्त उस लीग ऑफ नेशन की एजेंसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, ILO। ये लीग ऑफ नेशन ने इसने क्या किया, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी पूरा कार्य किया था। ठीक है, और 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली विशिष्ट एजेंसी बनी, क्योंकि ये पहले से ही कार्य करती हुई आ रही थी। इसका हेडक्वार्टर, तो ये मैंने इसका स्थापना बता दिया आपको, 29 अक्टूबर 1990 में। इसका हेडक्वार्टर ही जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके सदस्य जो है 187 हैं। इस संगठन के पास एक अनूठी त्रिपक्षीय संरचना है जिसमें ये श्रमिकों को, कारखानों के मालिकों को और सरकार को मिलजुल कर काम करने के लिए बोलता है। ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको दिख रहा है। इसके प्रेजेंट के जो हेड है वो गाय राइडर है। ठीक है, तो अब इसके कार्य की बात करें तो ये कोशिश करता है कि सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यानी जो भी श्रमिक लोग हैं, ठीक है, उनको सामाजिक न्याय मिले, उनकी स्थिति कुशल हो। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम के मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम कराना, यानी ये कोशिश करता है कि एक जैसे मानदंड रखे जाए, जैसे कि 24/7 नहीं होना चाहिए, श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य उनसे नहीं लेना चाहिए। एक स्टैंडर्ड भी इन्होंने मेंटेन किया है जिसमें कार्य घंटे, ठीक है, या फिर कितना वेतन, मिनिमम वेतन किसको मिलना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड जो है इन लोगों ने एक बना रखा है, जिससे कम जो है किसी भी देश को नहीं रखना चाहिए और अपने श्रमिकों से 24/7 आवर्स काम नहीं लेने चाहिए, यानी उसके छुट्टी के घंटे भी निर्धारित होने चाहिए। श्रमिकों को सुरक्षा, समता, आत्मसम्मानजनक स्थिति भी देनी चाहिए। उसकी काम करने की परिस्थितियाँ ऐसी हो कि उसको एक उचित प्रकाश, हवादार वातावरण, सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं भी फैक्ट्रिकों के मालिकों के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे कानून फैक्ट्री में या कारखानों में लागू होने चाहिए। ठीक है, रोज़गार के अच्छे अवसरों को प्रोत्साहित करना, यानी कि कोशिश करता है ILO कि पूरे वर्ल्ड में रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध हों। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा, यानी जो भी श्रमिक, जो भी रोज़गार वाला व्यक्ति है, उसको सामाजिक सुरक्षा के प्रति गारंटी दी जाए, चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे वो वाणिज्य से रिलेटेड हो या कृषि से रिलेटेड हो। सामाजिक सुरक्षा यानी एक स्थायित्व उनके जीवन को मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ILO है। नेक्स्ट हमारा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, ये वर्ल्ड का बैंक है। ठीक है, यानी विश्व के कहें कि एक मुद्रा का सोर्स है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में होती है। ठीक है, शुरू में इसको IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहा गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। जुलाई 1946 से अपना काम शुरू कर देना स्टार्ट कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, जो हम आगे पढ़ेंगे, सभी सदस्य इस बैंक के भी सदस्य हैं। इस बैंक के द्वारा विभिन्न देशों को आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए, ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके, नए नए कोई भी जो आर्थिक इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसको करने के लिए पैसे प्रोवाइड करता है, ऋण देता है बेसिकली। सामाजिक विकास के लिए, यानी अगर अपने समाज से कोई सामाजिक बुराई हटानी है या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई चीज़ की मदद चाहिए होती है, तो उस क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, चाहे वो लोगों को रोज़गार देना हो, लोगों की उन्नति हो, तो उस क्षेत्र में ये हेल्प करता है, सामाजिक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो जो ऋण देता है वो 20 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी सदस्य राष्ट्र को
चुकाए या दे देने चाहिए। बेसिकली ये जो ऋण देता है वो गैस और तेल के संसाधनों के उत्थान के लिए, बिजली प्रोडक्शन के लिए, या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी देश को ऊपर करना है उसके क्षेत्र में देता है, संस्थागत या प्रशासनिक सुधार वाले कार्यक्रमों के लिए, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, पर्यावरण गिरावट और आर्थिक मंदी जैसी परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका कार्य वही है कि सदस्य राष्ट्रों को जो है ऋण या अनुदान प्रदान करना, जिसमें सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारों को ऋण दिए जाते हैं और बेसिकली 20 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, जो उनको 20 ईयर्स तक अपने ऋण जो है वो उतार देना होता है। ठीक है, ऋण की गारंटी देकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बातें करता है कि अगर ऋण लिया है तो आप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, यानी जिस देश ने ऋण लिया है वो अपने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे। इस बात की वो ऋण लेने वाले देश को ये बातें उनको बोली जाती है। ठीक है, सदस्य देशों को आर्थिक और टेक्नोलॉजी सलाह भी के तौर पर भी ऋण दिए जाते हैं, उनको सलाह भी दी जाती है। प्रेजेंट इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके देश जो है 189 है और इसके प्रेजेंट के जो हैं सचिव हैं, जो इसके सेक्रेटरी हैं वो जिम योंग किम हैं, जो उत्तरी कोरिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ भी जो है जैसे नाम से स्पष्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संगठन भी 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। सदस्य देश 189 है, यानी जो आईएमएफ के सदस्य होते हैं वही विश्व बैंक के सदस्य होते हैं। तो इसका कार्य भी यही है, ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग यानी मॉनेटरी का यानी मुद्रा का एक्सचेंज को बढ़ावा देता है कि आपस में लोग देश आएँ और एक दूसरे के साथ जो है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा दें, यानी राष्ट्रों के बीच ये व्यापार के विस्तार की सुविधा को बढ़ावा देता है। और 2020 के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आईएमएफ ने जो प्रेजेंट के सदस्य हैं वो 189 है। ठीक है, और सभी सदस्यों की स्थिति सेम नहीं है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ठीक है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक उभरती हुई ताकत, जैसे भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कुछ हिस्सा परसेंटेज जो है अमाउंट जो है, ऑब्वियसली इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो ये पैसा जो है सदस्य राष्ट्र ही देते हैं। अपने आप तो पैसा नहीं आएगा, ये तो कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो वहीं से वो पैसा सर्कुलेट होता है हमारी और चीज़ों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाने में, उसको आगे उसको विकसित करने में हेल्प करता है। तो आईएमएफ में भी जो सदस्य राष्ट्र के देश हैं वो अपनी कुछ हिस्सा मनी का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सतत कॉन्टीन्यूसली डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और कोई देश अगर वित्तीय कठिनाई में है उस देश की हेल्प करना, उसको संसाधन उपलब्ध कराना, और विकासशील देशों को ऋण उपलब्ध कराना, यानी इसका कार्य भी बेसिकली ऋण देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये 1 जनवरी 1945 में बना। सदस्य देश इसके 164 है। ठीक है, इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच अंतर व्यापार के नियम तय करना, कि व्यापार अगर करना है राष्ट्रों को तो वो क्या किस नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, अंधाधुंध व्यापार नहीं होगा। टैरिफिक और व्यापार के लिए अन्य बाधाओं को कम करना, यानी अगर जो होता है ना सीमा शुल्क जैसी बाधाएं, कि एक देश से अगर कोई चीज़ जो है दूसरे देश पे जा रही है तो वो इजीली उस देश में चली जाए, उस पर ज़्यादा टैक्स का बर्डन ना हो। क्योंकि कई बार अगर जो सीमा शुल्क होता है अगर बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई देश जो है बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, तो वो देश जो है किसी भी अन्य देश के यहाँ पे जो है कभी भी अपना माल नहीं देगा, क्योंकि उसको माल बेच कर अपना प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसको वहाँ पे जाने में इतना महंगा पड़ जाता है कि उसको कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होगा। तो उन व्यापार और ट्रैफिक नियमों की बाधाओं को कम करने का उद्देश्य WTO का है। ठीक है, हालांकि इसकी आलोचना होती है कि ये गैर पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाता है। बेसिकली ये जो विकसित देश हैं उन पर या फिर उनके लिए ज़्यादा पक्षपाती है। व्यापार करते समय उन्हीं के संदर्भ में नियम बनते हैं, उन्हीं के फेवर में नियम बनते हैं।
इसकी वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व जो है वो विकासशील देशों में हो गया है, जिससे स्थानीय उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। लोग छोटे मोटे उद्योग धंधों की बजाय जो है बड़े बड़े MNCs में जाना पसंद कर रहे हैं। छोटे छोटे घरेलू उद्योग, चाहे एक जूती चप्पल बनाना हो, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो, उनको छोड़कर जो है, या फिर हम कहें कि सब्जी फ्रूट सेलर वगैरह को छोड़कर हम बड़े बड़े मार्केट्स में जो है शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। जो हमारा ये कहें कि ये जो रिलायंस फ्रेश या ऐसी कोई दुकानें हैं, इनकी तरफ हमारा आकर्षण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अलोकतांत्रिक है, जैसे मैंने पहले बताया, विकसित देशों को ज़्यादा महत्व देती है, विकसित देशों को ज़्यादा लाभ होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ये 29 जुलाई 1957 में बनी थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा का उद्देश्य जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया परमाणु क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है जिसका उपयोग सिर्फ हथियारों के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में भी हो सकता है। यानी नाभिकीय रिएक्टरों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग शांतिपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय लंदन में है। यानी ये किसी सरकार के अंदर काम नहीं करता, ये एक NGO के रूप में कार्य करता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और इम्पोर्टेंट है याद करना, एक तो हेडक्वार्टर बिल्कुल अलग हो गया। अभी तक हेडक्वार्टर या तो आपने जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखे थे, या फिर न्यूयॉर्क में देखे थे, या फिर आपने अभी तक वाशिंगटन DC में देखे थे। इसका बिल्कुल लंदन में है। उद्देश्य है मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, लोग मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ठीक है, ये बढ़ाना, मानव अधिकारों के ऊपर रिपोर्ट तैयार करना कि वर्ल्ड में किस प्रकार की मानव अधिकारों को लेकर स्थिति है, कोई अगर परेशानी होती है मानव अधिकारों को लेकर तो वहाँ पर भी ये कार्रवाई करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और लास्ट हमारा है ह्यूमन राइट वॉच। जैसा कि नाम से है ह्यूमन राइट वॉच, ये भी एक गैर सरकारी संगठन है। और राइट मीन्स अधिकार, ये भी लोगों के अधिकारों को लेकर कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में होती है, हालांकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। ये मीडिया के माध्यम से मानव अधिकार का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो मीडिया के माध्यम से लोगों का ध्यान, वर्ल्ड का ध्यान, अन्य संस्थाओं का ध्यान वहाँ पर लगाता है। अगर किसी देश में अगर वहाँ पे तानाशाही गवर्नमेंट है या कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है लोगों को कुचलना चाहती है, तो उस समय ये जैसे नाम से स्पष्ट है ह्यूमन राइट वॉच, यानी लोगों के अधिकारों पर निगरानी रखता है कि कहीं छीन तो नहीं रहे। ठीक है, उस पर ये ध्यान देता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए बाल सैनिकों के उपयोग की, यानी ये ना हो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना है तो बाल सैनिकों के उपयोग की, बच्चों का उपयोग तो नहीं हो रहा। ठीक है, किसी भी टेररिज्म ग्रुप में या किसी में कहीं भी बच्चों का उपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं किसी सेना में बच्चों का उपयोग तो नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी, कि अगर कोई किसी प्रकार का ऐसा अपराध किया जाता है, मानवाधिकार छीने जाते हैं, तो उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की में हेल्प करता है। तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज़ देखी। इन एजेंसीज़ का मुख्य कार्य यही है कि UNO के साथ मिलकर कार्य करती है और जिस उद्देश्य को लेकर UNO की स्थापना हुई है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में उसकी UNO की हेल्प करती है। यानी एजेंसीज़ हैं जो UNO की हेल्प करती है UNO के साथ मिलकर आगे कार्य करने के लिए। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी गतिविधियां हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। हमने मेन यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज़, इन सब के बारे में आज चर्चा की है। थैंक यू क्लास।